Is Meerwise of North Kashmir around? Meerwise of North Kashmir. जी ऑफिसर साहब. Yeah, please offer your comments. ओके. पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी दूरियां बढ़ गई है कि नजदीकी आ गई है. जो आर्टिकल 370 हटाया गया, वो आर्टिकल जब हटाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इंसानी इकदाम था. उस इकदाम से हमारी दूरियां बढ़ गई हैं, नजदीकियां नहीं आई हैं. यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये कहा है कि ये मीटिंग फेस टू फेस होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई क्योंकि हालात ऐसे हैं. यहाँ जुबानबंदी है, यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है. इसलिए आप जैसे लोगों को मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये मीटिंग करनी पड़ी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए थी. अगर इंसानियत के दायरे में रहकर, अगर हम खुदा परस्त बनकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो इंसानियत के दायरे में रहकर हम दूरियां खत्म कर सकते थे, मगर हमने वो की नहीं, बल्कि आर्टिकल 37 हटाकर, 35 कैपिटल ए हटाकर हमने दिल और दिल्ली की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी. अगर इतना था, ये दूरियां इतनी थी, अब ये इतनी बढ़ गई है. इसे समझने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है. जो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स अब आने वाली है या में आ चुकी है, उसमें किस तरह हम एडजस्ट हो सकते हैं, उस पर सोचना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में हमारी पोजीशन क्या होगी और हम किस तरह आगे चल सकते हैं. और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ओपी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह की मीटिंग्स और होनी चाहिए. ये एक ही नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए. और आगे चलकर हमारे जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी दिल की दूरियां हो चुकी है, वो नजदीकी आ जाएं और अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करें. सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल है या पूरे इंडिया में सूरत हाल है इनकी हुकूमत की वजह से, वो ये है, ये चाहते हैं कि डंडों और बंदूकों की वजह से हम इन पर सवार हो जाएं, मगर वो दिल नहीं जीत सकते डंडों और बंदूकों की वजह से, बल्कि चाहिए ये कि दिल जीत जाए. आप देखिए, दिल जीतने से, अगर ओपी शाह साहब आज हमें बुला रहे हैं, दिल से बुला रहे हैं, और हम जा रहे हैं ओपी शाह साहब से बात कर रहे हैं या अपनी ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, दिल से रख रहे हैं. हमें ये चाहिए, दिल की दूरी खत्म करनी चाहिए. डंडों और बंदूकों की वजह से खामोशी यहाँ जो छाई हुई है, ये समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है. मैं समझता हूँ ये इनकी कामयाबी नहीं है, बल्कि इनकी नाकामी है. बल्कि इनको चाहिए ऐसे इकदाम करें जिससे कश्मीरियों के दिल इनसे जुड़ जाएं और ये दूरियां जो हैं, दिलों की दूरियां खत्म हो जाएं. और आज के इस माहौल में मैं समझता हूं कि हमें बैठे थे, तो एक इनके फोन पर डाउनलोड कर रहे थे जूम और वीडियो, तो उसको टेस्ट कर रहा था मैं, तो फिर जो नाम आए तो मैंने उसको कर दिया ऑन. खजूरिया साहब, पाल जी ठीक हो साहब, प्लीज. हाँ बोलिए. हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, आज की इस दुनिया में जब अमेरिका से बातचीत करे, तो हिंदुस्तान को कश्मीर से बातचीत करने में क्या मुजाहिका है, क्या आड़े आ रहा है. आप देखिए, अफगानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है, वहां जो बैटलफील्ड था वो खाली होने जा रहा है. फिर बैटलफील्ड क्या होता है, हम के कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा. फिर ये दिल्ली को समझना होगा, इसके लिए होगा. और ये कश्मीर का मामला जो है, इनको मिल बैठकर हमें इंसानियत के दायरे में रहकर और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा अल्लाह एक है, उसके अयाल हैं इस दुनिया में. हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके इस दुनिया में जीना है और जियोपॉलिटिक्स में अपने मुकाम हासिल करना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. खजूरिया साहब.
खजूरिया साहब फोन पे बात ना करिए, आपकी अच्छा, आवाज अच्छा। दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है। जी जी आपको जी कुछ जी। और कहना है तो पहले बोल दीजिए। ए हाँ, प्लीज, इफ यू विश टू स्पीक एनीथिंग मोर, प्लीज स्पीक। Is there any other friend who would like to offer his comment? एक कमेंट और मैं करना चाहता हूँ शाह साहब, हाँ इजाजत हो तो बोल दूं? हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ, वो ये है कि जब कौम में डिसिप्लिन हो तो वो कौम तरक्की करती है, जब डिसिप्लिन ना हो तो कौम तरक्की नहीं करेगी। आज मैं इन हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अपनी इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने डिसिप्लिन खत्म कर दिया है। और अगर आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं, इस कौम को सारी दुनिया में आप तरक्की करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन लाइएगा, डिसिप्लिन कायम कीजिएगा, उस डिसिप्लिन से इंशाल्लाह तरक्की हो जाएगी। थैंक यू। सजाद नूराबादी, सजाद नूराबादी, इम्तियाज चिश्ती, इम्तियाज साहब, गुलवानी साहब, is there any friend who would like to offer राजीव हर्ष additional साहब कुछ comments बोलना चाह or- रहे हैं। राजीव हाँ हर्ष जी। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। कौन? राजीव हर्ष साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, राजीव हर्ष साहब प्लीज। राजीव हर्ष, राजीव हर्ष, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, म्यूटेड है, वो म्यूटेड है। मतलब वो तो अपनी तरफ से म्यूटेड है ना, उनको अनम्यूट करना होगा। मैंने यहां से किसी को नहीं कर रखा है। राजीव हर्ष साहब, राजू जी अपने को अनम्यूट कर दीजिए। राजू जी अपने को अनम्यूट कर दीजिए। राजू जी, राजीव जी सारी आवाज को नहीं आ रही, अनम्यूट करो। बुखारी साहब से कुछ बोलने की इजाजत दीजिएगा। किसको? बुखारी साहब बोले। बुखारी साहब प्लीज ऑफर योर कमेंट्स। बोलिए। उनको भी अनम्यूट नहीं हो रहा अनम्यूट उनसे। पहले करना पड़ेगा बुखारी साहब को, फिर बोलिए बुखारी साहब। हाँ बोलिए बुखारी साहब। थैंक यू शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका पार्टिसिपेंट बना दिया, और मैं इससे पहले भी आ चुका हूं इनमें। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और मैं इस वक्त हालात बने हुए हैं, मैं उनको समराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और भी बहुत मेहमान यहाँ हैं। पहली ये है कि जो कुछ भी 19 अगस्त को हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और तब से यहाँ 5 के अगस्त लोगों की जुबान 2019 बुखारी साहब, 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को, तो तब से यहाँ के लोगों में एक बेचैनी है हर लिहाज से, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के अवाम को हम हिंदुस्तान मानते हैं, यहाँ की हुकूमत को नहीं, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आज एक हुकूमत है, कल पता नहीं किसकी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि जो यहाँ उन्होंने वादे किए थे उस वक्त की यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, हम रोजगार यहाँ पे देंगे युवाओं को, जो और बाकी लोग जो हैं, यहाँ का शिक्षा ठीक हो जाएगा, यहाँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जरूरत है इस बात की कि इसको, जो वादे उन्होंने उस वक्त किए हैं, कि इसको अमलाया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों के साथ कांटेक्ट किया जाए, आम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाए, ताकि वो अपने आप को दिल्ली से दूर ना समझे। जरूरत इस बात की है कि एक पॉजिटिव और इंसान दोस्त अप्रोच अपनाने की जरूरत है।
और क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं सारी दुनिया के अंदर, इस वक्त दुनिया तकसीम होती जा रही है और हो सकता है कि इस वक्त जो बरसगीर में ममालिक हैं उनमें भी थोड़ा वो भी इस वक्त जो, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो वो भी इस वक्त दो धड़ों में बढ़ गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको, मुझे लगता है कि बेहतरीन वक्त इस वक्त है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए डेमोक्रेटिकली एंड पीसफुली थ्रू ए मीनिंगफुल डायलॉग, ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जाए, लोगों की आवाज़ डेमोक्रेटिकली और पीसफुली सुनी जाए और अपनी बात भी रखी जाए ताकि बीच में से कोई बात निकले और इस ये मसला जो है, जो इस वक्त लोगों में बेचैनी है इंतजामिया के, ये हुकूमत के हवाले से कि अपने उनके हुकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं, उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है। तो इसको दूर करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जब तक आप यहाँ के लोगों को नहीं अपनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। और मैं और एक चीज़ भी ये चाहता हूँ कि जो इस वक्त आर पार जो रास्ते हैं जो 47 से बंद है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें खोला जाए और दोनों साइड के लोगों को आवाजाही की इजाज़त दी जाए और जो वहाँ पे पवित्र स्थान है हमारे हिंदू भाइयों के और सिख भाइयों के और पंडित बरादरी के, तो उनका देख रखाव इनके हवाले किया जाए और उन्हें वहाँ जाने की पूरी आज़ादी दी जाए। और यहाँ के जो पवित्र स्थान है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको मिलाता है तो वो सूफियत है, सूफीज़म का पैगाम है जो आपको मिलाता है हिंदू को, सिख को, ईसाई को, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत पे मबनी एक चीज़ है, एक नाम है जो दिलों को जोड़ता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों तक जब तक ना पहुंचा जाए तब तक मुझे लगता है कि जो ये अनरेस्ट है, जो ये बेचैनी है, तब तक ये जारी रहेगी जब तक आप यहाँ के लोगों के अंदरूनी हालात से वाकिफ नहीं हो जाएंगे। आम जो लोग हैं यहाँ के, उन तक आप ना पहुंचे, उसकी आवाज़ आप ना सुने, तो क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बेहाल है, जहाँ का स्वास्थ्य जो है वो भी उस तरह का नहीं है, शिक्षा केंद्र तो पिछले लगभग 2 सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन उनमें भी बदलाव की ज़रूरत है, उनमें भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं और यहाँ ऐसे जगह भी आइडेंटिफाई हैं कि वेयर पीपल स्टिल defecate outdoors, especially in far-flung and remote areas. I have personally seen कि इसके बावजूद भी कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम उन्होंने चला दिया है कि हर जगह वो बाथरूम बनेंगे, वो बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो पूरा हुआ है। हाँ, अभी इनके पास टाइम है, वो चाहें तो सब कुछ वो पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने इस वक्त वादे किए थे, तो वो ये उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास 2 साल का वक्त टाइम है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए, दुनियावी हालात को और बरसगीर के बदलते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। हाँ, अपना पॉइंट भी रखने की बिल्कुल आज़ादी है हर एक को, तो क्योंकि एक डेमोक्रेसी की यही एक शान होती है, एक खूबसूरती होती है, दिस द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम हर एक की बात सुने और हर एक की बात पे गौर करें और अपना मौक़िफ़ भी रखें। Thank you very much. Thank you very much. Anybody else who would like to speak? हाँ, मुजफ्फर शाह साहब, please go ahead. Just two points very बोलिए. Yeah, just 2 points I'd like to make very briefly. I heard Janab Ansari Saab, he was dwelling at length on the border issues, and I would like to make a point for him also, and also a point for all of us, particularly to Sudhendra Kulkarni ji. One is that as far as
Kulkarni ji is concerned, because he is dealing with across the border with our Kasturi Saab and all, and they are onto a very good initiative. I would like him to also keep in mind that we have a Kashmir diaspora, which is about 2.5 million refugees, Jammu Kashmir refugees that are scattered all around Pakistan. They have to be also taken on board when we are doing an exercise. And also the diaspora that is world over, which is making a lot of noise on what is to be done, and they have to be heard. They have to be given a chance to be heard. That is one point. Second point, which is very important for all of us, is that 9th August 53, when my grandfather Sher Kashmir was arrested along with all his colleagues, including my dad, and overall the sentence was about, they spent about Sheikh Saab spent about 22 years in jail. My dad, and along with the other top National Conference leadership, 15 years, 16 years, 17 years. One of the major reasons at that time was that the allegation was that Sheikh Saab is doing something called a Dixon Plan, which would mean to carve out a separate Kashmir and throw out Jammu on one side and throw out Ladakh on another side. Now, on that issue, they spent about 22 years in prison, which was not true. It was proved that was all wrong. That was all false. That case was absolutely rubbish. That Dixon Plan allegation was totally, absolutely unthought of. But today, if you see, unfortunately, what is our present government doing? They are actually carrying out the Dixon Plan in Kashmir. You have broken Jammu and Kashmir and Ladakh into two states, into two union territories. And now, what you are planning to do is also a demographic change and also cutting off Jammu from Kashmir. So that is Dixon Plan. And this is a very serious thing. Now, we may not name it as Dixon Plan, but this is what the Kashmir leadership went into prison, wherein they had no plan like that. But my friends today have a proper plan. They separated Ladakh, they have separated Kashmir, and you are now separating Jammu. That is Dixon Plan. This is a constitutional disaster that is in the making. So this has to be taken on board while we are talking, while we are making moves. And we cannot be breaking up things like this in the country. This is what I wanted to say, sir. Thank you very much. Thank you. Sujat Jafar Saab, would you like to offer any comments? शाह साहब नमस्कार, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से आदाब अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, लेकिन मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ। इतनी मीटिंग्स हम करते हैं, लेकिन हमें एक डेफिनेट पोजीशन नहीं समझ आ रही। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में क्या चाहती है? बैक चैनल ये डिप्लोमेसी हो रही है, बातचीत पाकिस्तान से भी हो रही है, हमें यहाँ कुछ बताया जा रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है। सिंसियरिटी कहीं नहीं है शाह साहब, सिंसियरिटी। अवाम जब भी आपसे जुड़ेगी तो सिंसियरिटी के साथ जुड़ेगी, जस्टिस के साथ जुड़ेगी। आर्टिकल 370 एंड 35A सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हमारे एलजी साहब यहाँ पर नए कानून पे कानून लागू करते जा रहे हैं। जिस मुल्क में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाए, तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि उस मुल्क का होगा क्या। हम जो रियाया है, जो पब्लिक है, वो गवर्नमेंट के साथ इंसाफ से जुड़ती है, जस्टिस से जुड़ती है। जिस मुल्क में धज्जियां उड़ रही हो कानून की, वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मेरे ख्याल में ये सब हमें दिखावा है, ये सब झूठ है, फरेब है। इतनी कत्लो गैरत हुआ, इतना खून बहा कश्मीर के अंदर। अभी मुजफ्फर साहब बता रहे थे, शेख साहब 22 साल जेल में रहे, डिक्सन प्लान की बात की, ठीक, बहुत सही बातें यहाँ पर खजूरिया साहब, आप भी, बड़े बड़े स्पीकर्स ने बड़ी बातें ठीक कही। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ कि देखिए,
हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर दर्द का रिश्ता ही नहीं, किसी को दर्द नहीं है। कश्मीर जो आ रहा है वो बताता जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी इतनी है, इतनी बेरोजगारी है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। 1,30,000 एम्प्लॉय जो है डेली वेजर, वो आज फिर रहा है, बार दर दर फिर रहा है, भटक रहा है, कोई सुनवाई नहीं। फिर कहते हैं 6 दिन आ जाएंगे। 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक। मुझे तो खुद शर्म आ रही है, लेकिन जिन्होंने ये किया उन्हें आज तक शर्म नहीं आई। बेशर्मी से कितनी देर अब इसको चलाते रहोगे? हमारा जम्मू कश्मीर का वाइटल पार्ट जो था वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। उस पर मैंने एहतजाज किया, प्रेस क्लब में मैंने बहुत बड़ा एक जलसा किया उस टाइम, मगर मेरे साथ कोई नहीं आया। आज जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम देश के रखवाले हैं, कुछ नहीं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब झूठी बातें करने वाले लोग हैं। आप भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ कीजिए कि कोई अच्छी सरकार आए जो करप्ट ना हो, जो कम्युनल ना हो, जो इंसान को इंसान समझे और देश को देश समझे, वो यहाँ आए और इन मसलों का हल हो जाए। वाजपेयी जी ने कहा था हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। यही बातें हैं, हमारे यहाँ इतने स्कॉलर्स हुए हैं, यही बातें सच है। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को हम गला घूंट देंगे, हमको बम से उड़ा देंगे? वार सोल्यूशन नहीं है। अफगानिस्तान देख लीजिए क्या हुआ। आज कश्मीरी बदजन है आपसे, आज जम्मू वाला बदजन है आपसे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये क्यों है? क्योंकि इंसाफ नहीं है। मैं शाह साहब माजरत चाहूँगा कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसाफ नहीं है, और ये हकीकत है। जब आर्टिकल 370 35A आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबड्यूडिस है, तो आपने ये चीजें कहाँ से करना शुरू कर दी? आपने क्यों छेड़ाछाड़ी की? गवर्नर साहब नितने दिन आज इन्होंने अपना ये जो दरबार मुंह है ये खत्म कर दिया। दरबार मुंह इंटरेक्शन थी कश्मीर के लोगों की और जम्मू के लोगों के, आपस में मिलते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता था। ये दूरियां बढ़ा दी। और मुझे लगता है कि जो मुजफ्फर शाह साहब ने कहा डिक्सन प्लान, ये इनके जहन में ये डिक्सन प्लान बैठा हुआ है। और ये शाह साहब आपको मैं मुबारक दूंगा, ये बहुत जल्द मेरा ख्याल है ये जो ख्वाब है इनका पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू टोटल कटअप कर दी। जम्मू का जो डोगरा आज इनसे नाराज है। खजूरिया साहब बैठे हैं, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। आज जम्मू का डोगरा भी इनसे नाराज। क्यों? हिंदू मुस्लिम कर कर करके थका दिया इन लोगों को। कुछ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पता चले कि हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री में रहते हैं। मैं भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करूंगा कि हमारी ये जो परेशानी है इसका कोई हल हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। Thank you. Thank you. Anybody else would like to offer any comment? हाँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, प्लीज। वो ये है कि जो इसने बात की, बहुत अच्छी बात की कि जम्मू वाला भी नाराज है और कश्मीरी तो नाराज है ही, मगर जम्मू वाला खौफजदा है, कश्मीरी भी खौफजदा है। जब खौफ पैदा हो और खौफ की सूरत में खौफ के साथ साथ जम्मू वाला भी नाराज हो, कश्मीरी भी नाराज हो और लद्दाख वाले भी नाराज हो, और इस सूरत हाल में हमें ऐसा काम करना चाहिए था जिससे हमारी दूरियां खत्म हो जाती, हमारा खौफ खत्म हो जाता। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ बात करने की इजाजत ही नहीं है। जम्मू वालों से पूछ लीजिए आप, क्या आपको बात करने की इजाजत है? कश्मीरियों से तो पूछते जाइए कि क्या बात करने की इजाजत है। यहाँ बात तक करने की इजाजत नहीं है। ये डेवलपमेंट कैसे आएगी? अमन कैसे आएगा? पीस कैसे आएगा? क्या खौफ से आता है पीस? खौफ से आता है अमन? इन्होंने सारी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है खौफ तारी किया हुआ है, और इस खौफ तारी करने के नतीजे में यहाँ कोई राइट ऑफ स्पीच नहीं है। लग रहा है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं।
इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Can I ask a question, Shah Saab? Please. I would like to ask a question is, if in Srinagar you had invited the administration, any officer, maybe one or two, would the situation have been different? Would they have accepted your meeting, the various people coming to your meeting? Well, I'll answer that question at the end. Alright. Anybody else? Sudhendra Kulkarni Saab, would you like to sum up the discussion and make some remarks? And take as much time as possible. Yeah, OP Shah Saab, you know, I would like to reiterate once again the fact that we have shown both determination and persistence in having this conversation, which was prevented by the administration in Srinagar. And this point has been highlighted by each and every person who was participated in this discussion, कि यहाँ बोलने की भी आजादी नहीं है। यानी ये in what way have they brought any semblance of normalcy to Jammu and Kashmir? And this is something which I really believe that people outside Jammu and Kashmir really do not know. There is a propaganda that after the abrogation of Article 370 and other decisions on 5th of August 2019, the Kashmir problem was resolved once and for all. Hello. Yeah, I think that we have a person who is going to participate. Let that person, Shri Rajiv Harsh ji, participate, and thereafter we and can. then you be ready. You have to sum up. Rajiv Harsh साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही है, मैं इसलिए कुछ ट्राई कर रहा था। आपको को लगा इतनी देर से आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलें, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरे 2-3 सवाल है। एक तो अंसारी साहब बोले थे कि जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हमने सीमा विवाद सुलझाया, उसी तरह से हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जब हम डिस्प्यूट सॉल्व करने जाएंगे, तो क्या चाइना अरुणाचल पर से दवा छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान जो है पीएको को भारत को सौंप देगा, या वो कश्मीर के ऊपर जो लगातार दावा कर रहा है वो छोड़ देगा? तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि जो लोग समझौता करने को ही तैयार नहीं है, उनका तो बस चले तो पूरे इसके ऊपर। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, सबसे पहले हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, सुरक्षा बलों की बात करते हैं। हमने कभी भी हम ये बात नहीं करते कि वहां की समस्या का मूल कारण क्या है, वहां की पब्लिक को क्या करना चाहिए। अगर वहां की पब्लिक टेररिस्ट को अपने घर में शरण देती है तो वो क्या गलत नहीं है? 370 आज हटी है या 1 साल पहले हटी, 2 साल पहले हटी, उससे बेरोजगारी बढ़ी है या बेरोजगारी 70 सालों से चल रही है? सवाल ये नहीं है कि जो कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए वहां की पब्लिक को जितना एफर्ट करना चाहिए, हम वो करने की बजाय सारी की सारी चीजें हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम पब्लिक की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करना चाहते। हम वहां के लोकल लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करना चाहते कि वहां के लोकल लीडर्स को क्या करना चाहिए, वहां की पब्लिक को क्या करना चाहिए, ये तो हमें फिक्स करना चाहिए। धारा 370 हटाने से दिल्ली की दूरियां बढ़ गई। क्या दिल्ली से और कश्मीर पहले बहुत पास था? पहले क्या बहुत प्रेमपूर्ण बर्ताव था दोनों के बीच में? 370 हटने से सब गड़बड़ हुआ? क्या जम्मू और कश्मीर के लोग वहां पर क्या सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा था? सबसे पहले जम्मू कश्मीर की समस्या को समझने के लिए उसके रूट कॉज पे जाएं। जम्मू और कश्मीर के लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हम उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। हमें केवल और केवल सरकार को, केंद्र सरकार ने ये गलत कर दिया, सुरक्षा बलों ने ये गलत कर दिया, वहां पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन क्या गोली चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है?
वहां पर वायलेंस करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वहां पे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम केवल उनकी बात करते हैं। हमने, सरकार ने चाहे कानून संसद में लाके पास किया, हमने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन हम पत्थर मारने वालों की निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते हम? आप करिए कि जो पत्थर मारने वाला गलत है, हिंसा करने वाला गलत है, टेररिस्ट को शरण देने वाला गलत है, पाकिस्तान के साथ जो जासूसी करने वाला गलत है। मैं सारे लोगों को नहीं कर, जो लोग गलत है उनको गलत क्यों नहीं कह रहे? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कुलकर्णी साहब, यू वर। नहीं, ओपी शाह साहब, बेहतर ये होगा कि अभी अभी राजीव हर्ष जी ने जो कहा है इसका जवाब कोई कश्मीरी दे दे, ये बेहतर होगा। क्या मैं दूंगा? नहीं, आप सुनिए, बहुत अच्छा, वो बाद में करेंगे। आप कमेंट्स जवाब एक लाइन में जवाब ले लीजिए शाह साहब प्लीज। मैं नहीं, सुधींद्र कुलकर्णी साहब जवाब देना, मैं सबसे पहले मैं तो कश्मीरी नहीं हूं, लेकिन कश्मीर की और जम्मू के लोगों की दर्द समझता हूं, और इसलिए मैं मेरी बातों को इस पॉइंट से शुरू करूंगा। तो पूर्व वक्ता हर्ष जी ने जो कहा है, कश्मीर के कुछ लोगों ने या कुछ संगठनों ने गलत काम किया, तो इसकी सजा अब पूरे कश्मीर को जब ये दिया जा रहा है तो इसका समर्थन करना चाहिए। आज मैं जहां तक यहाँ देख पाया हूं और लोगों से बात करके जान पाया हूं, पूरी सजा कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? और जो तरीका निकाला आर्टिकल 370 को हटाना या स्टेट को बाइफरकेट करना और स्टेट को डिग्रेड करना, ये क्या सजा नहीं है? ये क्या ह्यूमिलिएशन नहीं है? ये क्या भारतीय संस्कृति है? ठीक है, टेररिज्म है, टेररिस्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये मत समझिए कि सभी कश्मीर के लोग टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं। ये तो इल्जाम है और ये तो दोषारोपण है। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा हर्ष साहब, अब इनको बोलने दीजिए, आपने अपनी बात कह दी है, प्लीज। देखिए, मैं ये फिर से, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये जो दो बातें अब बहुत मशहूर हुई है पूरे भारत में और विश्व में, कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों मौजूद है और इसे हटाना चाहिए। 2 साल के बाद प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट that after the drastic steps of 5th August 2019, the Duri has increased. Correct. The Duri has not gone away. Correct. And it is principally the responsibility of the government of India to take steps to give a sense of, belonging, a true sense of living in a atmosphere of dignity and justice. And what we are discussing today, and what all the participants except one highlighted, is that 2 years after this big blunder that the government of India has committed, if they wanted, they could have adopted a democratic path. They could have come to the Assembly of Jammu and Kashmir. They did nothing of the kind. So therefore, 2 years after this very drastic shock treatment to Jammu and Kashmir, it is a responsibility of the government to take the steps to heal the wounds of the people of Jammu and people of Kashmir. Now,
this discussion, actually, in my case, it deepened the understanding of one very important dimension of the problem, and that is what Muzaffar Shah Saab mentioned in his second intervention, and that is that the leaders of Kashmir who were jailed, including Sheikh Abdullah Saab, because of the suspicion or allegation that they were trying to support the Dixon plan. Now the same Dixon plan in some other form is being implemented. Now this understanding, friends, in fact it's new to me, and this understanding must be spread all over India, and we must make people in the ruling party and as well as people in the government answer this. Why have they dismembered Jammu and Kashmir? Why are they creating regional animosities? Why are they creating communal animosities? These questions must be asked. Now, one common approach that has appeared in our discussion today is that peace and reconciliation with our neighbors, especially Pakistan, is absolutely critical for normalizing the situation in Kashmir, because, as was very rightly pointed out, we are living with two large neighbors with whom we do not have fixed borders. And the reality today is that we have not been able to take a single inch of land that is in Pakistan's control, and Pakistan has not been able to take a single inch of land from what is in India's control. Now, this being the reality, and no future war is going to change this reality, doesn't it appeal to our reason, common sense, that we accept this reality and come to a decision and come to an agreement and solve this problem once and for all, for the good of India and also for the good of Pakistan? So friends, the point I'm making is that we need to create a certain consensus in India that let us now agree to a reasonable compromise as far as India and Pakistan is concerned, and the same is true even about India and China. Correct. Now, I would like to conclude my final remarks by saying that of utmost importance today is to bring the non-BJP opposition parties into this dialogue, and they must raise the voice, the concerns of the Kashmiri people, the people of Jammu, in a very effective manner. Let me give an example. The Prime Minister called the leaders of Kashmir for a dialogue. Why not a similar dialogue between the opposition leaders and the leaders of Kashmiri people? It has not happened so far. Let there be a dialogue and let the united opposition take a stand, as I mentioned earlier, at least on two issues. There are many other issues, but at least on two issues. One is restoration of statehood, assurance, a solemn assurance, a sincere assurance and commitment, no change in demography, and of course, a third point, restoration of democratic rights, civil liberties to the people of Kashmir. In fact, I was talking to a Kashmiri friend a while ago, and he said that आजादी का मतलब क्या है? यानी इतनी आजादी जो पूरे भारत के अन्य राज्यों में लोगों को है, वो आजादी कश्मीरियों को मिल जाए तो बहुत एक अच्छी बात होगी, और इसमें गलत क्या है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ओपी शाह साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, एक छोटी मीटिंग भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप दिल्ली और दिल की क्या दूरी कम करने वाले हैं? So therefore, let us raise our voice very strongly. I would like the opposition leaders to come to Kashmir, have a dialogue,
and raise the morale of the people of Jammu and Kashmir. Raise this voice in parliament. Take these issues to the President of India. And when I'm talking about President of India, friends, let me share this information. Of course, it is well known to the people of Kashmir. When the President of India visited Srinagar on the 25th of this month, of last month, July, राष्ट्रपति किसी सिविल सोसाइटी के या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिले भी नहीं। ये राष्ट्रपति है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यानी ये अब्दुल कलाम साहब आए थे, he interacted with so many people of Jammu and Kashmir. Now, isn't it very odd that the incumbent president of India comes to Srinagar, and because of his presence in Srinagar, all the roads are closed, creating inconvenience to all sections of people, and he doesn't even have, I mean, it is his constitutional responsibility to talk to the people, to talk to political leaders. So therefore, friends, this is a situation that is absolutely unacceptable, and we should unitedly raise our voice against this, create understanding and awareness all over India that if Jammu and Kashmir is an atut ang of India, it's not just the zameen of Kashmir, it is a log, Janata of Kashmir and Janata of Jammu, who deserve equal rights. And this is the responsibility of all of us. I once again congratulate O.P. Shah Saab for this initiative. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Can I presume that Meeting's closed. all the points that you wanted to offer have been offered? You don't wish to make any more comment? Let me just let me just make one or two points which have been raised by participants. One is why was meeting not held? Did we seek, did we take the government officers into confidence? If we had taken them into confidence, perhaps they would not have stopped us in holding the meeting. Friends, I have been associated closely with Jammu and Kashmir from March 1992. And we have organized not one meeting, not two meetings, but virtually more than 100 meetings in Jammu and Kashmir. And there have been meetings where the participants were as many as 100. But this meeting that we are planning to hold today in one little hall of Srinagar was meant only for 25 people. That was, and when I was told by the administration, you know, I was in Srinagar from 25th to 30th, that Shah Sahab, the meeting on 1st cannot be held. I thereafter wrote to Governor, Director General of Police, many friends who are senior politicians and holding important positions. Some of them sounded the people, top people in the administration. Everyone expressed his helplessness. He says, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं हो सकती है. So that was the reply. And we have been holding regular meetings. It's not the first time. This was not the first meeting which would have been held in Srinagar. Regular meetings were being held in Srinagar. I am still not sure whether this was the decision taken at the appropriate level, but the fact remains, we made all our efforts that the meeting should be held in Srinagar in a hall where
25 of us are present, in which all the senior political leaders, not all, but many, including the former Chief Minister, former Director General of Police, were also interested in participating in this meeting. But Sudhindra Kulkarni Saab came from Bombay to participate in this meeting, and I went from Calcutta to participate in the meeting. But somehow or the other, the administration was not prepared to reconsider their decision. I wish this should not have taken place. It would have been better if the meeting had taken place. After all, that was not the first meeting. We had organized many meetings, many webinars have taken place in which the important people have participated. I still don't understand. And this is what irritates people. They tell me, agar aapko meeting nahi karne di, to aap hamari kya paristiti ho samajhiye. That is the reality that we have to face. Well, as Kulkarni Saab mentioned, and Tarigami Saab, Muzaffar Shah Saab, and many others have mentioned that let's not lose faith in us and the democracy in India. Let's try and strengthen it. Dr. Farooq Abdullah and Mani Shankar Ayyar were also expected to participate in the discussion. For some reason, they could not. And that is why I am saying that let's continue this commitment of bringing in the real democracy in Jammu and Kashmir. Many Kashmiris and intellectual amongst them, the activist among them says that democracy to Jammu और पंजाब का बॉर्डर जो है वहीं खत्म हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं रहती। ये जो लोगों के मन में बात आ गई है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। ये अगर बात दूर नहीं होगी और सही मामले में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, इसमें बहुत लोगों का भूल है। मैं राजीव हर्ष आपको ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार ही दोषी है ऐसा किसी का मत नहीं है। मैं भी दोषी हूं और आप भी दोषी है कि हमने भी एक्टिविस्ट के रूप में उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार चूंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन वही ले सकते हैं और वही लेते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हम सबसे बहुत ज्यादा है। Whatever they do becomes very relevant and important. Any word, any statement, any action of the government of India and of Prime Minister is an important. And if they do anything which Atal Bihari Vajpayee is remembered today by most Kashmiris, उनका एक सेंटेंस आज तक सबको याद रहता है, जिसकी चर्चा सुधींद्र कुलकर्णी साहब ने की कि कश्मीरियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में। तो ये बात बहुत जरूरी है। ये चर्चा हमने कई बार कर ली है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, और इसकी कांस्टेंट एफर्ट्स की दरकार है और क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। जो हमें दूरियां आ गई है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कश्मीरी और जम्मू वाला कहता है कि साहब सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब होते हैं तो हमको होता है। जो गांव बॉर्डर पे हैं वहां गोलियां चलती हैं, महीनों तक लोग सो नहीं पाते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं उनकी करवा सकते हैं, बंकर्स में रहना पड़ता है। तो उनके कष्ट दूर करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध, अब इसमें किसी बहुत बड़े विद्वान की आवश्यकता नहीं है कि अगर संबंध अच्छे होंगे तो पीस का डिविडेंड हमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। उनका भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान वालों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे के और उनके संबंध खराब हैं।
तो ये जो आवश्यकता है, जो लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कि भाई पाकिस्तान से बात करिए, उसका इसलिए कि बात करके ही समस्या का समाधान होगा। हमने जंग बहुत लड़ ली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, न वो कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग, ना हम कर सकते हैं। वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, हिंदू और मुसलमान दोनों कहते हैं वहां पर ये बात कि भाई आप बात करके शांति लाइए, जिससे कि हमारा रोज का जीवन ठीक से गुजर सके। मैं ये सोचता हूं कि आज की चर्चा, जिसमें 2-3 बहुत बड़े लोग आने वाले थे, कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके नहीं आने का एक फायदा ये हुआ कि हम सबको मौका मिल गया अपनी बात कहने का। नहीं तो समय की लिमिटेशन होती है, उसमें नहीं कह पाते हैं। और इस काम को आगे चलाना है, हमको क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में विश्वास कायम करना है। उनको ये लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है और ये सबके लिए है। इसीलिए let us all work to strengthen democracy, to strengthen secularism, and help in creating a climate of trust and confidence. And trust deficit must disappear. The relations between India and Pakistan must improve. That is in their interest, it is in our interest, and we all need to work. I have no words but to say thank you very much for all of you that you came at a very short notice to participate in this discussion, and hope that we will continue to do this work and strengthen communal harmony and brotherhood, democratic norms, and strengthen the climate of trust and confidence. I thank you very much once again for participating in this discussion. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. ट्रस्ट कैसे आएगा? आप कश्मीर वालों को, जम्मू वालों को मार रहे हैं। आपसे मुराद ये नहीं कि आप अपने पर लेंगे। माइग्रेशन हो गई, आज तक कश्मीरी पंडित भाई 30-32 साल पे वापस नहीं गया, उसको आप रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। आपके घर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। घर में आप तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले बनाइए ना। गाय पर बंदे को मार दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जितनी देर तक शाह साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था, कम्युनल